लेक्चर में स्टार्ट करेंगे विशिष्ट वेग स्थिरांक यानी कि रेट कांस्टेंट या फिर इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब देखिए हमें ये अगर फाइंड करना है, अच्छा हमने आपको बताया था कि कोई भी जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जब होगा तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सांद्रता के। जिसका भी रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए कि A प्लस बी हो रहा है, ये बन रहा है C प्लस डी में, तो हमने आपको बताया था कि ये जो अभिकारक होता है इसकी सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर उतनी ही ज्यादा होगी। तो यही कंसंट्रेशन के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अभिक्रिया की दर क्या होगी कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा अभिक्रिया की दर। तो वही हमने लिख दिया, माना अभिकारक की सांद्रता, ये अभिकारक है इसकी सांद्रता को हमने C मान लिया है, तो हमने लिखना है कि अभिक्रिया की का जो वेग होगा, अभिक्रिया की दर कहेंगे या अभिक्रिया का वेग कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt माना। अब dx/dt क्यों माना? हमने माना कि बहुत ही छोटा समय अंतराल है dt और जिसमें जो सांद्रता में परिवर्तन है, मान लिया इसका पहले x था और dt समय में कितना परिवर्तन हो गया, x माइनस dx हो गया, यानी कि जो dx सांद्रता थी वो किसमें बदल गई, इसमें बदल गई। तो क्या हुआ कि जितनी सांद्रता बदली है, कितनी सांद्रता बदली, dx, कितने समय बदली, dt, तो वही हमारा होता था dx/dt, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता था। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के। किसकी कंसंट्रेशन के? अभिकारक की सांद्रता के। तो dx/dt, अच्छा प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमने आपको पहले ही बताया है क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने k लगाया है, उसी का नाम है रेट कांस्टेंट या विशिष्ट वेग स्थिरांक। तो अब मान लेते हैं ये हमारा हो गया फार्मूला। अच्छा अब जो k का मात्रक होगा वो किस पर निर्भर करेगा, जो अभिक्रिया के वेग का मात्रक होगा वही k का मात्रक भी होगा। अभी देख लेंगे कैसे। तो यदि सांद्रता c बराबर 1, कैसे कैसे वेरी करेगा ये आगे हम बात करेंगे। कभी कभी सांद्रता पर भी निर्भर करेगा और कभी कभी सिर्फ अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करेगा। ये अभिक्रिया की कोट पर निर्भर करेगा कि वो कौन सी है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो माना c बराबर 1 यानी कि सांद्रता क्या है, सांद्रता का हमने मात्रक बताया था मोल पर लीटर। ठीक है, मोल को हमने n से दिखाया था और लीटर को 20 दिखाया था, तो n/v आया था। तो dx, अच्छा c बराबर 1 हो गया तो 1 लिखेंगे नहीं, तो dx/dt बराबर क्या हो गया, k। यही बात होगी कि स्पेसिफिक क्यों है कि जब सांद्रता 1 होगी, जब अभिकारक की सांद्रता 1 मोल पर लीटर होगी तो अभिक्रिया का वेग विशिष्ट वेग स्थिरांक, विशिष्ट वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा, इसीलिए इसे विशिष्ट वेग स्थिरांक कहा गया। विशिष्टता क्या है इसकी कि जब सांद्रता 1 मोल पर लीटर होगी तभी जाके ये वेग के बराबर, अभिक्रिया के वेग के बराबर होगा। तो k की परिभाषा आप लिख सकते हो कि यदि अभिकारक की सांद्रता 1 मोल पर लीटर हो तो उस वक्त जो अभिक्रिया का वेग होता है उसे ही विशिष्ट वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर तापमान बढ़ाएंगे, टेम्परेचर हमने T से दिखाया, अगर तापमान बढ़ाएंगे तो k का मान भी बढ़ेगा। तो हमने अभी जो बात की है ये एक स्थिर तापमान पे बात की है, तापमान हमने बदला नहीं, क्योंकि अगर तापमान बदलेंगे तो k का मान भी बदल जाएगा। हमने सिर्फ क्या बदला है, कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता बदली है। अब अगला टॉपिक हमारा आ जाता है आणविकता, मोलेक्युलरिटी। ये लास्ट में टॉपिक है लेकिन बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए मैं अभी खत्म कर देता हूँ। आणविकता का मतलब होता क्या है कि जितने अणु भिड़ते हैं, संघट्ट करते हैं, कोलिजन करते हैं, उसी को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। मान लीजिए, अच्छा संघट्ट जो करेंगे वही भी हमारा रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन कौन करता है, अभिकारक करता है। तो अभिकारक के मान लीजिए यहाँ पे कुछ अणु है, 2 अणु हैं, कम से कम 2 अणु होंगे तभी तो भिड़न तो होगी। अगर एक अणु है तो वो क्या करेगा, वो टूट सकता है, वो भिड़ेगा नहीं। तो जितने लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ इतने अणु भाग ले रहे हैं क्रिया में, जितने प्रकार के आप कह सकते हो, जितने अणु नहीं जितने प्रकार के अणु भाग ले रहे हैं तो वही आणविकता हो जाएगी। अब मान लिया हमने एक ये प्रकार का है और एक दूसरे प्रकार का है। अच्छा एक ही प्रकार के दोनों आपस में नहीं भिड़ेंगे, जल्दी नहीं भिड़ेंगे, भिड़ते हैं, भिड़ेंगे और उससे बनेगा भी कुछ, उस बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये क्या होगा, ये दोनों आपस में भिड़ जाएंगे, तो इसकी आणविकता कितनी हो गई, 2, क्योंकि 2 लोग मिलके एक नया पदार्थ बना रहे हैं। अब तीनों को ऐसे हमने भिड़ा दिया तो इसकी आणविकता कितनी होगी, 3। ठीक, अच्छा अकेले रहेगा तो अकेले आपस में अपना भिड़ सकता है या फिर अपने आप को तोड़ सकता है, तो उसकी आणविकता कितनी हो गई, 1।
जीरो आणविकता हो सकती है क्या? नहीं। अब बात करेंगे 4 की। 4 आणविकता हो सकती है क्या? एक बात याद रखिएगा, जब भी आणविकता आएगी सभी के सभी अणु जितने प्रकार के अणु थे वो सभी भिड़ने चाहिए, तभी हम उतना मानेंगे। अब यहाँ मान लीजिए 2 है, दोनों के दोनों आपस में ना भिड़े तो आणविकता 2 नहीं होगी। यहाँ 3 है, यहाँ ये वाला ऐसे भिड़ जाए और ये वाला ऐसे भिड़ जाए तो इसकी आणविकता 3 नहीं होगी बल्कि 2 होगी, क्योंकि भैया कितने लोग भिड़ रहे हैं? 2 लोग। यहाँ कितने भिड़ रहे हैं? 3। देखो ये वाला जो है वो इससे भी भिड़ रहा है, इससे भिड़ रहा है, और ये वाला जो है ये भी 2 से भिड़ रहा है, तो खुद को मिला के कितने लोग हो गए? 3। लेकिन यहाँ अकेले अकेले दोनों भिड़ रहे हैं तो मिला के कितना होगा? 2। तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? 2। यानी कि अगर 3 आणविकता रखनी है तो तीनों को आपस में भिड़ना पड़ेगा, जितनी आणविकता होनी चाहिए उतने आपस में भिड़ने चाहिए। अब बात कर लेते हैं 4 की, तो 4 कभी भी आपस में नहीं भिड़ सकते। देखिए हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये चारों के चारों नहीं भिड़ेंगे, बीच में वाइड बन जाएगा यानी कि खाली स्थान बन जाएगा। तो क्या किसी की आणविकता 4 हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 4 अणु कभी भी भिड़ नहीं सकते। तो उसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्यों भैया? ये वाला किससे किससे भिड़ा? बगल वाले से। ये वाला भी किससे किससे? समझ आ गया हो कि 1 2 से भिड़ रहा है तो 2 1 3। तो यानी किसी की आणविकता कितनी कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है। तो अभिकारक अणुओं के प्रकार की न्यूनतम संख्या जितने भिड़ते हैं या संघट्ट करते हैं, कोलिजन करते हैं, उसी को उस अभिक्रिया की आणविकता मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो वो वह आणविकता 1 2 या फिर 3 हो सकती है। एग्जाम्पल हमने लिया है NH4OH, इसको हमने गर्म कर दिया तो भैया देखो अभिकारक के जितने प्रकार के अणु होंगे उसी को मान लेना कि वही भैया उतने परमाणु आणविकता है। अब एक अकेला है तो कितने परमाणु हो गए? एक परमाणु, एक अणु, सॉरी एक अणु है तो एक अणु हो गए। ठीक है, परमाणु नहीं कहेंगे, हम अणु की बात करेंगे। तो ये हमारा एक अणु हो गया, एक अणु है तो 2 में टूट रहा है, तो ये एक अणु हो गया। अब यहाँ देखिए 2 अणु है, 2 भिन्न भिन्न प्रकार के अणु। अच्छा N2 ही होता तो उसे क्या कहते हैं? एक अणु कहते हैं उसे। ठीक है, N2 अगर होता तो एक अणु कहते हैं, यानी कि कितने प्रकार का है हम ये लेते हैं, ये नहीं कि कितने अणु हैं। तो कितने प्रकार का है यहाँ पे? 2 प्रकार का, तो ये क्या हो जाएगा? द्विअणु। इसी तरह अगर हम 3 प्रकार का ले ले तो वो त्रिअणु हो जाएगा, बस 4 अणु तो होता नहीं है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम अगले लेक्चर में